चौधरी देवीलाल, ताऊ किसानों के मसीहा और जननायक। संघर्ष के प्रतीक ताऊ देवीलाल की सियासत आज भी प्रेरणा देती है। बुजुर्गों के लिए पेंशन शुरू करने की योजना हो या फिर ट्रैक्टर पर टैक्स माफ़ करने की बात, ताऊ विरले राजनेता थे। संघर्ष ऐसा कि साल 1985 में महम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले साल 1982 में सोनीपत लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया था। चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल को उनके सियासी इलाकों में जाकर ललकारा। हुड्डा के गृह क्षेत्र रोहतक के सियासी रण में भी उतरे। 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कई बार विधायक रहे तो अनेक बार सांसद भी चुने गए। एक साथ राजस्थान के सीकर, पंजाब के फिरोजपुर और हरियाणा के रोहतक से संसदीय चुनाव में ताल ठोकी। साल 1982 में तत्कालीन राज्यपाल जीडी तापसे ने भजनलाल को एकाएक शपथ क्या दिलाई तो ताऊ ने उनका कॉलर पकड़ते हुए उन्हें इंदिरा गांधी का गुलाम बता दिया। आज ताऊ की पुण्यतिथि है, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। ताऊ की कहानी पर एक नज़र। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1915 को हुआ। उनके दादा तेजाराम और पिता लेखराम बड़े जमींदार थे। राजस्थान से उनका परिवार हरियाणा के चौटाला गांव में आकर बस गया। 8वीं तक की पढ़ाई के बाद पंजाब के मोगा से देवीलाल ने 10वीं की। विद्यार्थी जीवन से ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में शिरकत करने लगे। लाला लाजपत राय और सर छोटू राम के संपर्क में आए, कई बार जेल में गए। साल 1938 में उन्होंने अपने भाई साहिब राइम को सिरसा उपचुनाव में जीत दिलवाई। संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल ने पहला विधानसभा चुनाव साल 1952 में सिरसा से लड़ा और विधायक चुने गए। वे प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव रहे। 1956 से लेकर 1958 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चौधरी देवीलाल 1977 से लेकर 1979 और 1987 से लेकर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। 1962 में डबवाली से विधायक चुने गए, जबकि 1958 में सिरसा, 1974 में रोड़ी और 1985 में महम का उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। इसके अलावा 1977 में भट्टू कला, 1982 और 1987 में महम विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। वे 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। साल 1989 में उन्होंने राजस्थान के सीकर, पंजाब के फिरोजपुर और हरियाणा के रोहतक से संसदीय चुनाव लड़ा। रोहतक और सीकर से चुनाव जीतने में सफल रहे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे देवीलाल का भी अहम योगदान रहा। कुछ माह बाद ही मार्च 1967 में चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह ने मिलकर भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटवा दिया। इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन गए। देवीलाल ने नवंबर 1967 में राव वीरेंद्र सिंह को भी कुर्सी विहीन कर दिया और इसके बाद कुछ समय तक हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बाद 1968 में विधानसभा का चुनाव हुआ। 1968 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस ने चौधरी बंसीलाल जैसे नौजवान चेहरे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। चौधरी बंसीलाल ने कैबिनेट का गठन करने के कुछ समय बाद ही चौधरी देवीलाल को खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया। देवीलाल कांग्रेस में अब घुटन महसूस करने लगे थे। साल 1971 में देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ दी। 1972 में तोशाम और आदमपुर से चुनावी दंगल में उतर गए। तोशाम में बंसीलाल से जबकि आदमपुर में भजनलाल से चुनाव हार गए। इस हार से इतना टूटे कि घर पर बैठ गए। उनके दोस्त और अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल और जनसंघी डॉक्टर मंगल सेन ने उन्हें किसी तरह से मनाया। 1974 में रोड़ी से उपचुनाव में जीत दर्ज की। 1975 में आपातकाल के दौरान 19 महीने के लिए जेल में रहे। इमरजेंसी के बाद साल 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। विशाल हरियाणा पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली तो 7 आजाद विधायक बने। कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट गई। हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस को इससे कम सीटें न पहले कभी मिली और न ही बाद के चुनावों में। 21 जून 1977 को देवीलाल ने पहली बार मुख्यमंत्री की कमान संभाली। उन्होंने शपथ लेते ही नारा दिया, भ्रष्टाचार बंद, पानी का प्रबंध। बंसीलाल पर भी उन्होंने कई केस दर्ज किए। देवीलाल किसानों के नेता के रूप में जाने जाते थे। ऐसे में उन्होंने ब्रिटिश
शासन से चले आ रहे राजस्व कानून को बदला। इससे मंझोले और छोटे किसानों को लाभ मिला। उन्होंने किसान के ट्रैक्टर पर लगने वाले टैक्स को भी माफ कर दिया। जनवरी 1978 में चौधरी देवीलाल की कुर्सी डामाडोल होने लगी। जनता पार्टी के 75 में से 43 विधायकों ने पार्टी हाईकमान को चौधरी देवीलाल के खिलाफ ज्ञापन दे दिया। ऐसे में 29 अप्रैल 1978 को पार्टी हाईकमान ने देवीलाल को विश्वास मत जीतने को कहा। देवीलाल ने इसका विरोध किया। इन सब के बीच देवीलाल अपने विश्वास पात्र विधायकों के साथ चंडीगढ़ आ गए। उन्होंने अपने समर्थित विधायकों को मोरनी हिल्स, सूरजकुंड और सोहोना में रखा। 10 मई 1978 को देवीलाल ने अपनी कैबिनेट बर्खास्त कर दी और चांदराम खेमे से मंत्री बनाकर दोबारा उसे रिफॉर्म किया। 1978 में भजनलाल और देवीलाल दोनों दलों के लाल खेमों से 38 विधायक थे और मैच ड्रा हो गया। इसके बाद भारतीय लोकदल के सुप्रीमो चौधरी चरण सिंह भी देवीलाल को सत्ता से दूर करने की जद्दोजहद में लग गए। 23 दिसंबर 1978 को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर दिल्ली के बोट क्लब में किसान रैली रखी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने देवीलाल को रैली से दूर रहने को कहा। देवीलाल ने साफ इनकार कर दिया। देवीलाल ने देसाई को दो टूक कह डाला कि वे पहले किसान हैं और चीफ मिनिस्टर बाद में। न केवल देवीलाल ने शिरकत की बल्कि रैली में देवीलाल ने भारी भीड़ भी जुटाई। यह एक ऐतिहासिक रैली रही और इस रैली के बाद तो देवीलाल पूरे देश में चर्चा में आ गए। अप्रैल 1979 में एक बार फिर से देवीलाल की सरकार गिराने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। इस बार 43 असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी हाईकमान को देवीलाल के खिलाफ ज्ञापन देते हुए विश्वास मत साबित करने की बात कह दी। इन सब के बीच भजनलाल 40 विधायकों को अपने पाले में ले आए। भजनलाल इन सभी विधायकों को पहले दिल्ली में चांदराम के घर ले गए और उसके बाद भारत दर्शन पर चले गए। जनसंघ शासित राज्यों में विधायकों को भजनलाल सैर करवाते रहे और तय समय के अनुसार वे सीधे 26 जून 1979 को चंडीगढ़ में पहुंचे। खास बात यह है कि 15 दिन तक भारत भ्रमण पर जाने वाले विधायकों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। भजनलाल की ओर से चली गई इस सियासी चाल के आगे चौधरी देवीलाल बेबस हो गए थे। ऐसे में चौधरी देवीलाल ने भजनलाल के शपथ लेने से 2 दिन पहले 25 जून 1979 को मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया और इस तरह से 28 जून 1979 को भजनलाल हरियाणा के छठे मुख्यमंत्री बन गए। खैर 1982 के विधानसभा चुनाव में देवीलाल ने एक बार फिर से सियासी वापसी की। 1982 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 37, लोकदल को 33, भाजपा को 6, जगजीवन राम की कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि 11 आजाद विधायक चुनकर आए। अब चूंकि किसी के पास बहुमत हासिल नहीं था, ऐसे में राज्यपाल के सामने भी धर्म संकट की चुनौती थी। इसी दौर में तत्कालीन राज्यपाल जीडी तापसे और देवीलाल की नोकझोंक का वो सियासी किस्सा भी सामने आया जब देवीलाल ने तापसे के कॉलर पकड़ते हुए उन्हें बुरी तरह से झकझोर दिया था। चूंकि लोकदल को 33 सीटों पर जीत मिली थी और उनकी सहयोगी भाजपा को 6 सीटों पर, ऐसे में कांग्रेस के 37 विधायकों से लोकदल और भाजपा के विधायकों की संख्या अधिक थी। राज्यपाल तापसे ने लोकदल के नेता चौधरी देवीलाल और भाजपा के नेता मंगल सेन को बुलाया। उन्हें 2 दिन बाद राजभवन में 45 या इससे अधिक विधायकों के शारीरिक रूप से उपस्थित होकर अपना बहुमत साबित करने को कहा, पर राज्यपाल ही अपने दावे पर टिके नहीं। अगले ही दिन 24 मई को भजनलाल के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। समारोह पहले से ही तय था। पहले से ही सभी आला अधिकारियों, प्रबुद्ध जनों, यहाँ तक कि विधायकों के परिवार वालों को भी न्योता भेजा गया था। खैर भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए। इसके अगले दिन चौधरी देवीलाल तापसे से मिलने पहुंचे। देवीलाल बहुत गुस्से में थे। देवीलाल ने तापसे के कॉलर को पकड़ा और उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने तापसे को इंदिरा गांधी का गुलाम बताया। तापसे की ओर से भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से ही देवीलाल अब सियासी वापसी की राह तलाश रहे थे। साल 1985 में हरियाणा और पंजाब की राजधानी के मुद्दे को लेकर हरियाणा की सियासत में उबाल आ गया। 24 जुलाई 1985 को यह समझौता हुआ। इससे पहले हुए इंदिरा अवार्ड के समझौते के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने के फैसले पर मोहर लगी थी। इसकी एवज में अबोहर और फाजिलका के साथ ही 110 गांव हरियाणा को दिए जाने पर समझौता हुआ। हालांकि चंडीगढ़ का मसला 1970 के बाद से ही तेज हो गया था, लेकिन 1985 में चंडीगढ़ और सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा पूरी तरह से हावी हो गया था। इन दोनों मुद्दों को लेकर हरियाणा की सियासत में भूचाल आया हुआ था। देवीलाल लगातार सक्रिय हो रहे थे। वे लोगों के बीच जा रहे थे। देवीलाल ने हरियाणा संघर्ष समिति का गठन किया। उन्होंने प्रदेश में न्याय युद्ध चलाया। उन्होंने एक के बाद एक रैलियां की। न्याय युद्ध चलाते हुए देवीलाल पूरे हरियाणा में घूमे। उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा था। अब भजनलाल की कुर्सी डोल रही थी। देवीलाल हावी हो रहे थे। यह वह दौर भी था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को कुछ वर्ष ही हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और ऐसे में हरियाणा और
पंजाब में माहौल कुछ ठीक नहीं था। खैर 1985 में देवीलाल सहित लोकदल के 22 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए। स्पीकर ने देवीलाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी त्यागपत्र दिए। देवीलाल चूंकि साल 1982 के विधानसभा चुनाव में मेहम से विधायक निर्वाचित हुए थे, ऐसे में सितंबर 1985 में मेहम सीट पर उपचुनाव हुआ। देवीलाल ने बड़े अंतर से यह चुनाव जीता। इसके बाद तो देवीलाल एक मास लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने 1985 में दिल्ली में एक रैली की। इसके बाद 1986 के शुरुआत में राज्य भर में रास्ता रोको आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को अभूतपूर्व कामयाबी मिली। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा भी देवीलाल के पाले में आ गए। तब भगवत दयाल शर्मा ने एक बहुत ही भावनात्मक वक्तव्य भी दिया। देवीलाल की ओर से की गई एक रैली में भगवत दयाल ने मंच से कहा कि मैंने भजन भी गा लिया और बंसी भी बजा ली, अब मैं देवी की पूजा करूंगा। 23 मार्च 1986 को चौधरी देवीलाल ने जींद में एक रैली की। हरियाणा के इतिहास में आज भी भीड़ के लिहाज से इसे ऐतिहासिक रैली माना जाता है। समस्त हरियाणा सम्मेलन के नाम से हुई इस रैली के बाद हरियाणा की सियासी फिजा बदल गई। यही वजह रही कि कांग्रेस हाईकमान ने जून 1986 में चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए उन्हें राज्यसभा के जरिए केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया। भजनलाल की जगह चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस हाईकमान की मंशा यही रही कि शायद बंसीलाल चौधरी देवीलाल के पक्ष में चल रहे माहौल को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। देवीलाल ने जाटलैंड, रोहतक, जींद में कई जलसे और रैलियां की। हरियाणा में जून 1987 में चुनावी शंखनाद हो गया। देवीलाल के पक्ष में एक तरफा लहर थी। देवीलाल की लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। 17 जून 1987 को मतदान हुआ। इसके कुछ दिन बाद जो नतीजे आए तो किसी को हैरानी नहीं हुई। लोकदल ने 38.58% मत हासिल करते हुए 69 में से 60 सीटों पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी को 10% मतदान के साथ 20 में से 16 सीटों पर जीत मिली। 7 आज़ाद विधायक चुने गए। सीपीआई और सीपीएम को एक एक सीट पर जीत मिली। कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। चौधरी बंसीलाल तो शाम सीट से 31 साल के धर्मवीर सिंह के सामने हार गए। मुलाना से कांग्रेस के बड़े चेहरे फूलचंद मुलाना, नौलथा से प्रसन्नी देवी, नरवाना से शमशेर सिंह सुरजेवाला, जींद से मांगेराम गुप्ता, फरीदाबाद से एसी चौधरी, हांसी से अमीर चंद, फतेहाबाद से मनीराम गोदारा, हिसार से ओम प्रकाश महाजन जैसे चेहरों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के 5 विधायक निर्वाचित हुए। उनमें छछरौली से मोहम्मद इलियास, पानीपत से बलबीर पाल शाह, मेहला महराजपुर से महेंद्र प्रताप और तावड़ू से तैयब हुसैन व आदमपुर से भजनलाल की पत्नी जशमा देवी जीतने में कामयाब रही थी। चौधरी देवीलाल दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने बनारसी दास गुप्ता को उप मुख्यमंत्री बनाया। देवीलाल ने सत्ता में आने पर बुजुर्गों को 100 रुपये पेंशन देने का ऐतिहासिक वादा पूरा किया। बूढ़ा वाला चाकर दे बूढ़ी बहू ने न्यू कह दिया कोनी चादर उधर 100 रुपये बांधे थे। तेरे बाबू ने न्यू बोला दादा ने तेरे दादा ने 100 रुपये उस दिन बांधे थे। मेरा सारी बातें कर रहा है अगर भाई बूढ़े 100 रुपया की चाय पिए थे मैं दे देंगे कितने अच्छा बेटा बूढ़े ने तो सरकार दे दिया है। हम दोनों का देवीलाल का बुलाओ सारी हमारी गोदी के पीछे नहीं समझते। इसके साथ ही देवीलाल ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। किसान कमेरों के लिए अनेक कदम उठाए। इसके कुछ समय बाद देवीलाल केंद्र की सियासत में आ गए। साल 1979 के संसदीय चुनाव में जनता पार्टी की लहर थी। देवीलाल एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आए। जनता पार्टी को बहुमत मिला। चौधरी देवीलाल को नेता चुना गया। देवीलाल ने वीपी सिंह के सिर पर ताज रखते हुए कहा वे ताऊ बने रहना चाहते हैं। इस तरह से देवीलाल की वजह से 2 दिसंबर 1979 को वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 10 नवंबर 1990 को देवीलाल के चलते ही वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। देवीलाल ने बाद में चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनवाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि देवीलाल का अंतिम सियासी करियर पीड़ादायक रहा। 1991 के विधानसभा चुनाव में घिराए से उन्हें छत्रपाल से हार का सामना करना पड़ा। 1991, 1996 और 1998 लगातार 3 चुनावों में रोहतक लोकसभा सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें हराया। 6 अप्रैल 2001 को किसानों के इस मसीहा और देश के ताऊ का निधन हो गया। रिपब्लिक हरियाणा उन्हें नमन करता है।